का स्वागत है स्प्लिट स्टडी चैनल पे। आज हम लोग फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम लोग 2024 के क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। ये पार्ट 7 है। इसके पहले का अगर आप वीडियो नहीं देखे तो जरूर जाके प्ले लिस्ट में देख लीजिए। चलिए चलते हैं, हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि आज हम लोग कितने नंबर से डिस्कस करना शुरू करना है। इसके पहले हम लोग 40 नंबर तक की डिस्कस कर चुके थे। तो आज की क्लास में हम लोग कौन सा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो 41 नंबर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे सबसे पहले। अब यहाँ पे बात किया जा रहा है किसके बारे में, तो एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का माध्य मान पूछ रहा है, या इसको हम औसत मान भी कहते हैं। इंग्लिश में हम लोग मीन वैल्यू कहते हैं, या एवरेज वैल्यू के नाम से भी हम लोग जानते हैं, या इसको हम लोग एवरेज वैल्यू के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले अगर हम चर्चा करेंगे तो अगर धारा का बात हो रहा है तो प्रत्यावर्ती धारा में जो अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं, तो अल्टरनेटिंग करंट में एक इक्वेशन दिखाया जाता है, I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा इंटू टी होता है। ओमेगा के बारे में चर्चा करेंगे, इसको हम लोग कोणीय आवृत्ति के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर जो आई नॉट है, इस आई नॉट को हम लोग क्या कहते हैं, इस आई नॉट को सभी को ध्यान में रखना है। इस आई नॉट को बोलते हैं शिखर मान। क्या कहते हैं इसको हम लोग शिखर मान के नाम से जानते हैं, शिखर मान। अगर इंग्लिश में बात करेंगे तो पीक वैल्यू कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, पीक वैल्यू कहते हैं। इसको हम लोग पीक वैल्यू के नाम से जानते हैं, या इसको हम लोग शिखर मान कहते हैं। इंग्लिश में भी लिख देते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पीक वैल्यू के नाम से जानते हैं। ये शिखर मान होता है, धारा का क्या होता है, ये शिखर मान के नाम से जाना जाता है। और यही यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट का धारा को दर्शाया जाता है, इसको सिंपल हम लोग धारा के नाम से जानते हैं, या करंट के नाम से जानते हैं, अल्टरनेटिंग करंट के नाम से जानते हैं। ओमेगा जो होता है यहाँ पर कोणीय आवृत्ति होता है। तो अगर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर बात किया जा रहा है पूरे चक्र के लिए। हम लोग बात करते हैं तो आधे चक्र के लिए बहुत सारे फार्मूला पढ़ते हैं। कौन सा चक्र के लिए, तो अर्ध चक्र के लिए। अर्ध चक्र के लिए सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे। तो अर्ध चक्र में जो माध्य मान होता है, माध्य मान बोले, या इसको हम लोग औसत मान भी कहते हैं, औसत मान कहते हैं, या इंग्लिश में बात करेंगे तो इसको हम लोग एवरेज या मीन के नाम से भी जानते हैं। एवरेज या मीन भी बोलते हैं, मीन वैल्यू, एवरेज या मीन वैल्यू के नाम से हम लोग जानते हैं। अभी एवरेज या मीन वैल्यू को हम लोग दिखाते IAB से, और ये IAB का जो मान होता है वो बताया जाता है कितना होता है। तो इसको सभी को ध्यान में रखे, इसको हम लोग बताते हैं 0.637 आई नॉट के बराबर होता है। या इसको एग्जैक्ट मान लिखे तो एग्जैक्ट जो मान होता है 2 आई नॉट बाई पाई के बराबर होता है, 2 आई नॉट बाई पाई के बराबर होता है। तो ये किसके लिए, अर्ध चक्र के लिए होता है। किसके लिए, अर्ध चक्र के लिए। तो ये आई एवरेज का मान होता है। एक और मान होता है, हम लोग को पढ़ते हैं, जिसको हम लोग वर्ग माध्य मूल धारा बोलते हैं। क्या कहते हैं, अगला इसमें आता है वर्ग माध्य मूल धारा। अगर इसको इंग्लिश में लिखेंगे तो इसको बोलते हैं RMS। क्या कहते हैं, RMS करंट। इसको RMS करंट के नाम से जानते हैं। तो कहीं पर अगर RMS करंट पूछी, सब बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो IRMS से दर्शाते, इसको कैसे दर्शाते हैं, IRMS। जो IRMS का मान होता है वो आई नॉट बाई √2 के बराबर होता है। या इसको दशमलव में, डेसिमल में लगभग लिखा जाता है 0.707 आई नॉट के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये IRMS, ये दोनों जो मान होता है, इस बात के ध्यान में रखना है कि ये दोनों जो मान होता है वो किसके लिए होता है, अर्ध चक्र के लिए होता है। किसके लिए होता है, अर्ध चक्र के लिए होता है। इस बात को ध्यान रखें, अदरवाइज गलती हो जाएगा। ये अर्ध चक्र के लिए दोनों मान होता है। अगर हम लोग बात करते हैं, ये अर्ध चक्र न बोल के अगर हम लोग कंप्लीट एक चक्र के लिए बोलेंगे, तो अगर एक पूरे चक्र के लिए बोलेंगे
तो दोनों का मान क्या हो जाता है पूरे चक्र के लिए, इस बात को ध्यान में रखना है। पूरे चक्र के लिए अगर बोलेंगे तो ये आई औसत का मान ये भी 0 हो जाता है और आई आरएमएस का मान भी क्या हो जाता है 0 हो जाता है। तो अगर कहीं पर पूरे चक्र के लिए पूछा जाए आई एवरेज या आई आरएमएस का मान तो क्या हो जाता है 0 के बराबर होता है। इस बात को ध्यान देना है, ये क्या हो जाता है 0 के बराबर हो जाता है। तो इसको याद रखना है कि आई एवरेज का मान 0 होता है, आई आरएमएस का मान भी क्या हो जाता है ये 0 के बराबर हो जाता है पूरे चक्र के लिए। अब यहाँ पे ये तो हो गया क्या धारा का मान। धारा के साथ साथ यहाँ पर ये भी ध्यान में रखना है कि अगर यहाँ पे मध्य धारा ना पूछ के अगर आई भी क्या बोलते हैं उसको हम लोग ई से दिखाते या भी से दिखाते, तो ई अगर ई एवरेज पूछा जाए, ई एवरेज पूछा जाए किसके लिए अर्ध चक्र के लिए, तो इसका भी मान वही होता है 0.037 ई नॉट के बराबर होता है। इसको ई नॉट बोलते हैं, ई से दिखाते हैं। और वैसे ही ई आरएमएस का मान का बात करें जाए आरएमएस तो ई आरएमएस का मान भी होता है ई नॉट बटे √2 के बराबर होता है, जो कि इसको ऐसे भी दर्शा सकते हैं। और वही हम लोग बात करेंगे पूरे चक्र के लिए, तो पूरे चक्र के लिए ये भी क्या हो जाता है 0 होता है। इस बात को ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे बात किया जा रहा है किसके लिए, तो एक पूरे चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का मान बताया जा रहा है, तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। पूरे चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का मान बोला जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बात हो रही है यदि प्रतिवर्ती धारा तथा विद्युत वाहक बल के बीच के कलांतर फाई होता है तो शक्ति गुणांक क्या होता है। इसके बारे में पहले भी चर्चा किए हुए हैं जब हम चैप्टर पढ़ा रहे थे शक्ति गुणांक, जिसको हम अगर इंग्लिश में बात करेंगे इसको बोलते हैं पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर का जो मान होता है शक्ति गुणांक जो होता है, जिसको हम लोग किससे दर्शाते हैं कॉस फाई से दर्शाते हैं। अब फाई जो एंगल होता है किसके बीच का एंगल होता है, ये जो एंगल होता है ये धारा और विद्युत वाहक बल जिसको हम लोग विभवांतर कहते हैं, धारा और वोल्टता के बीच के ये एंगल होता है। और इसका जो फार्मूला होता है वो भी ध्यान में सभी को रखना है। तो शक्ति गुणांक का जो फार्मूला होता है वो होता है R/Z। ये क्या होता है R/Z के बराबर होता है। यही शक्ति गुणांक का फार्मूला होता है। अब अगर बात किया जाए, देखो बहुत सारा तरीका है शक्ति गुणांक निकालने का। अगर बात करते हैं हम लोग केवल प्रतिरोध के लिए पूछेगा, केवल प्रतिरोध के लिए शक्ति गुणांक पूछेगा, लिख देते हैं यहाँ पे केवल प्रतिरोध के लिए। अगर परिपथ में सिर्फ क्या है प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, केवल प्रतिरोध के लिए शक्ति गुणांक, तो शक्ति गुणांक का मान क्या होगा पावर फैक्टर, जिसको PF से दर्शा देते हैं। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में शक्ति गुणांक सिर्फ प्रतिरोध के लिए जो एंगल होता है, इसके पिछले क्लास में बताए थे कि शक्ति गुणांक में कलांतर जो होता है फाई का जो मान होता है वो 0 डिग्री होता है। तो यहाँ पर 0 डिग्री हो जाएगा। अब cos 0 कितना होता है 1 होता है। तो केवल प्रतिरोध के लिए अगर शक्ति गुणांक पूछेगा तो कितना होगा 1 होगा। अगर केवल प्रेरकत्व के लिए पूछेगा, प्रेरकत्व के लिए अगर केवल प्रेरकत्व के लिए पूछेगा तो शक्ति जो गुणांक का मान होगा उसमें बताया गया था कलांतर जो होता है π/2 होता है। तो शक्ति गुणांक का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर केवल संधारित्र के लिए पूछे, अगर केवल परिपथ में सिर्फ संधारित्र जुड़ा हुआ है, तो केवल अगर संधारित्र के लिए पूछेगा शक्ति गुणांक का मान तो कितना हो जाएगा cos π/2 हो जाएगा। और इसका भी मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसलिए कि वहाँ पर भी जो कलांतर होता है वो कितना होता है π/2 होता है। लेकिन अब किसी भी परिपथ के लिए पूछे, मान लो कि LR के लिए पूछ रहा है, LR परिपथ के लिए,
अगर एलआर परिपथ या एलआर सर्किट के लिए पूछेगा तो एलआर के लिए क्या हो जाएगा, कॉस फाई बटे एलआर में ऊपर में तो आर रहेगा ही, जेड का मान कितना होता है, एलआर जब सर्किट आता है नीचे में जेड का मान आता है आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर आता है। ये बताए थे एक वीडियो में, आप जाकर देख सकते हैं, ये जेड का मान होता है इतना किसके, एलआर सर्किट के लिए। वही अगर पूछ दे आरसी सर्किट के लिए, आरसी परिपथ के लिए, आरसी परिपथ के लिए पूछेगा तो कॉस फाई का जो मान होगा वो कितना होगा, तो आर बटे रूट अंडर आर, इसमें तो है ही तो आर स्क्वायर, और सी के लिए हम लोग क्या लिखते हैं तो 1 बटे ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 बटे ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा। तो थोड़ा सा लिख लीजिएगा, बोल तो दिए 1 बटे ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा। अगर एक और सर्किट हो सकता है एलसी सर्किट के लिए, एलसी परिपथ के लिए, एलसी परिपथ में यहाँ पे कॉस फाई का मान क्या हो जाएगा, शक्ति गुणांक जो हो जाएगा कॉस फाई आर बटे रूट अंडर, एलसी में सिर्फ एल और सी है और यहाँ आर है नहीं, यहाँ पर क्या है, आर का ही मान 0 है। तो यहाँ पर जेड कुछ भी रहे, चलिए हटा देते हैं, यहाँ पर जेड कुछ भी रहे, जब आर का ही मान 0 है तो ये क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। तो कॉस फाई का मान, शक्ति गुणांक का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं किसके लिए, अगर एक बच गया एल आर सर्किट, एल आर सी परिपथ, एल आर सी परिपथ, इसमें तीनों आ जाता है, तब जब शक्ति गुणांक का जो फॉर्मूला हो जाएगा तो आर तो रहेगा ही ऊपर में, नीचे में ये आर का स्क्वायर, एल के लिए ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर हो जाएगा, और सी के लिए 1 बटे ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये शक्ति गुणांक निकल के आएगा। ये सारे परिपथ के लिए किसी ना किसी परिपथ के लिए पूछा जा सकता है। तो यहाँ से लगभग 10 क्वेश्चन आपके पास आने वाला है। यहाँ से कितना क्वेश्चन बनने वाला है, 10 क्वेश्चन बनने वाला है। अगर आप इसको सही ढंग से पढ़ लेते एक बार, एक टेबल भी बुक में दिया हुआ है जो जाकर चेक कर सकते हैं। ये टेबल हम नोट्स में भी लिखवाए हुए हैं, या हम अभी वीडियो में इसको हम लिखने के लिए भी बोले हैं। तो आप अल्टरनेटिंग करंट वाला जो चैप्टर है, प्रत्यावर्ती धारा वाला जो चैप्टर है, अगर आप नहीं देखे तो जरूर जाकर वीडियो को एक बार वॉच कर लें, पूरा कंसेप्ट वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। और यहाँ से 10 से 12 क्वेश्चन बनने वाला है। ये सिर्फ शक्ति गुणांक पूछा हुआ था, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। लेकिन अगर कहीं पूछ दे कि केवल प्रतिरोध के लिए, परिपथ में अगर प्रतिरोध है तो उसका शक्ति गुणांक का मान क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और उसमें पूछेगा कि कलांतर का मान क्या होगा, तो यहाँ पर एंगल कितना है, 0 डिग्री है, तो यहाँ पर एंगल क्या हो जाता है, 0 डिग्री हो जाएगा। केवल प्रेरकत्व के लिए पूछेगा शक्ति गुणांक तो 0 होगा, केवल संधारित्र के लिए पूछेगा तो 0 होगा, केवल आरसी परिपथ के लिए पूछेगा तो 0 होगा। लेकिन अगर एलआर परिपथ के लिए पूछेगा तो फिर ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, आरसी के लिए पूछेगा तो ये याद रखना पड़ेगा, एलआरसी के लिए पूछेगा तो ये याद रखना पड़ेगा। तो इस एक क्वेश्चन से यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन निकल के सामने आ रहा है। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ बात करें एसी परिपथ में शक्ति केवल व्यय होता है, शक्ति जो खर्च होता है एसी परिपथ में वो किन किन कारणों से होता है। अब एसी परिपथ में तो ये तीनों जुड़ सकता है ना, अभी हम लोग चर्चा ही कर रहे थे कि जो एसी परिपथ होता है उसमें ये तीनों में से कोई भी जुड़ सकता है। तो जब एसी परिपथ में ये तीनों में से कोई जुड़ सकता है तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कि किसके कारण जो पावर जो खर्च होता है, शक्ति का जो खपत होता है वो किसके कारण होता है, ये हम लोग को बताना है। किसके कारण होता है ये हम लोग को चर्चा करना है। तब इस बात को ध्यान में रखना, जब ऐसा क्वेश्चन पूछे तो ये जो शक्ति जो खर्च होता है केवल और केवल प्रतिरोध के कारण होता है। किसके कारण होता है, तो जो शक्ति खर्च होता है केवल और केवल प्रतिरोध के कारण होता है, और किसी कारण शक्ति खर्च नहीं होता है, केवल और केवल प्रतिरोध के कारण होता है। इस बात को ध्यान में रखना है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इससे भी हर एक बार क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। ये भी टॉपिक से हमेशा लगभग क्वेश्चन देखने को मिल जाता है और ये भी हर एक साल पूछा जाता है। तो अगर इसका हम चर्चा करते, एक समीकरण दिया हुआ, अभी हम बोले कि प्रत्यावर्ती धारा में I बराबर क्या लिखा जाता है,
आई नॉट साइन ओमेगा इंटू टी लिखा जाता है। यहाँ पर सबके बारे में बता दिए कि आई नॉट जो होता है वो क्या होता है, पिक वैल्यू होता है, पिक वैल्यू होता है। या एक और हम हिंदी में क्या नाम बताए थे, तो उसको हम लोग पिक वैल्यू के नाम से जानते हैं, या इसको हम लोग क्या कहते हैं, शिखर मान के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे जो आई नॉट होता है ये शिखर मान बोला जाता है। मान इंग्लिश में बात करेंगे तो पिक वैल्यू के नाम से जानते हैं, पिक वैल्यू के नाम से जानते हैं। और आई को जो बोला जाता है सिंपल हम लोग अल्टरनेटिंग करंट प्रत्यवर्ती धारा बोला जाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रत्यवर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट इंग्लिश में कहते हैं, तो प्रत्यवर्ती धारा के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर जो ओमेगा होता है, इस ओमेगा को बोलते हैं कोणीय आवृत्ति। क्या कहते हैं इसको कोणीय आवृत्ति के नाम से जानते हैं। कोणीय आवृत्ति जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, एंगुलर फ्रीक्वेंसी के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब बात कर रहे हैं कि एफ आता है, एफ को हम लोग क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। सिंपल सिर्फ इसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं, इसको सिर्फ क्या कहते हैं हम लोग, फ्रीक्वेंसी कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। इसको हम लोग कोणीय मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी के नाम से जानते थे, इसको हम लोग सिर्फ फ्रीक्वेंसी के नाम से जानते हैं। अब ये एफ और ओमेगा में एक संबंध होता है, ये ओमेगा को लिखा जाता है 2πf, कितना के बराबर होता है, 2πf के बराबर होता है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में दिया हुआ है I बराबर 0.6 साइन 100 पाई इंटू टी। अब टी के जो यहाँ पर गुणांक है यही ओमेगा होता है, तो ओमेगा का मान दिया हुआ है 100 पाई। हमको बेसिकली आवृत्ति निकालना है, मतलब एफ का मान निकालना है। हमको पता है कि ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, 2πf लिख सकते हैं। ये ओमेगा किसके बराबर होता है, अभी पता है कि ये किसके बराबर होता है, 2πf के बराबर होता है। तो ये कोणीय आवृत्ति और आवृत्ति में संबंध होता है। और यहाँ पे कितना 100 पाई है। अब यहाँ से एक पाई से पाई कट जाएगा और 2 से 100 कितना मरतबे कटेगा, 50 मरतबे। तो एफ का मान जो निकल के आया कितना आया, 50 आ गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो 50 हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रोसेस होता है विद्युत लेपन। विद्युत लेपन मतलब हम लोग क्या करते हैं, किसी भी वस्तु के ऊपर दूसरे एक धातु के ऊपर दूसरे धातु का जब लेयर चढ़ाया जाता है, उसके ऊपर एक परत चढ़ाया जाता है दूसरे धातु का, तो उसी को हम लोग विद्युत लेपन के नाम से जानते हैं। इसलिए इसको में विद्युत का प्रयोग करके क्या किया जाता है, उस पर लेपन किया जाता है उस धातु का। जैसे इलेक्ट्रोड, उसको क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड की तरह लगा देते हैं। जैसे एक बिलियन है, बिलियन में हम क्या किए, कोई भी बिलियन ले लिए, इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए। ये इलेक्ट्रोड मान लो कि लोहा का है, इसके ऊपर हम लोग क्या करना है, कॉपर का परत चढ़ाना है। तो बिलियन में कॉपर का 1 बिलियन ले लेंगे, या एल्युमिनियम का Zn2O4 जिंक का परत चढ़ाना है तो Zn2O4 का बिलियन ले लेंगे। और यही बिलियन इसमें जो क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, एक विभवांतर से जोड़ देते हैं, जिसके कारण इसमें धारा प्रवाहित होता है और ये निकल के इसके ऊपर क्या होता है, चिपकने लगता है। तो इसके ऊपर एक लेपन चढ़ जाता है, जिंक का परत चढ़ जाता है। तो इसी को हम लोग विद्युत लेपन के नाम से जानते हैं। अब इसके लिए जो यहाँ पर ये दिया जाता है, ये जो हम लोग धारा प्रवाहित करते हैं, तो इसमें से कौन सा धारा प्रवाहित इसके लिए कराया जाता है, इस बात को ध्यान में रखना। इसमें हमेशा जो धारा प्रवाहित कराया जाएगा डीसी, एसी नहीं कराया जाएगा। इसलिए एसी में हमेशा प्लस माइनस चेंज होते रहता है, तो उससे लेपन का क्रिया नहीं किया जा सकता है। ठीक, उससे लेपन का क्रिया नहीं किया जा सकता है, इसलिए हमको डीसी करंट का जरूरत पड़ता है। क्या बोलते हैं इसको, डायरेक्ट करंट कहते हैं। डीसी करंट को हम लोग क्या कहते हैं, डायरेक्ट करंट कहते हैं प्रत्यवर्ती धारा के नाम से हम लोग हिंदी में जानते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसमें बोला है वस्तु से 12 आभासी प्रतिबिंब बनता है। वस्तु से 12 आभासी प्रतिबिंब बनता है, किसमें, अवतल दर्पण में या उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण में या उत्तल दर्पण में, ऐसा ये पूछ रहा है। सबसे पहला चीज ये है
कि अगर हम लोग प्रतिबिंब का बात करते हैं तो हम लोग जानते हैं कि दो प्रकार के दर्पण होता है। हम लोग ये चीज़ जानते हैं कि दो प्रकार के दर्पण होता है। जब ये एक गोलाकार हिस्सा से काटा जाता है और उसको बाहर की तरफ से पेंट कर दिया जाता है, इस दर्पण को हम लोग क्या कहते हैं? इस दर्पण को हम लोग अवतल दर्पण के नाम से जानते हैं। इस दर्पण को हम लोग अवतल दर्पण के नाम से जानते हैं। अगर इसी को इसके अंदर के सतह से क्या किया जाए, इसके अंदर के सतह से अगर पेंट कर दिया जाए तो इस दर्पण को हम लोग क्या कहते हैं? इस दर्पण को हम लोग उत्तल दर्पण के नाम से जानते हैं। इस दर्पण को हम लोग उत्तल दर्पण के नाम से जानते हैं। अब आते हैं, देखो, अगर हम लोग अवतल दर्पण का बात करेंगे तो इसमें अलग अलग जगहों पर रखने से अलग अलग टाइप का प्रतिबिंब बनता है। अलग अलग जगहों पर रखने से अलग अलग टाइप का प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पर बात किया जाता है, मान लो कि यहाँ पर क्या होता है? फोकस होता है, उसके बाद यहाँ पर एक वक्रता केंद्र होता है। अब जब वस्तु को अनंत पे रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब जो बनता है कहाँ पे बनता है? फोकस पे बनता है। सबसे पहला बात ये याद रखना है। और वो बहुत छोटा बनता है। जैसे अनंत और इस वक्रता केंद्र के बीच में जब वस्तु को रखा जाता है तो इस पे इसका जो प्रतिबिंब देखने को मिलता है, तो इसका जो प्रतिबिंब होता है और फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनता है और उल्टा बनता है और छोटा बनता है। वस्तु से क्या होता है? वस्तु का प्रतिबिंब, अगर वस्तु इतना बड़ा है जिससे ये छोटा बनेगा और ये वक्रता और फोकस के बीच में बनेगा, छोटा बनेगा। इस बात को ध्यान में, जैसे इसको वक्रता केंद्र पर लेके आते हैं वस्तु को, तो वस्तु को वक्रता केंद्र पर लेके आएंगे तो इसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर बनेगा और उल्टा बनता है। प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर बनेगा और उल्टा बनेगा। अब जैसे ही वक्रता केंद्र और इसके बीच में वस्तु को लेके आएंगे तो इसका प्रतिबिंब अब जो बनेगा, अब ये वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनेगा और उल्टा हमेशा बनते रहेगा। जब भी वास्तविक प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा बनता है। अब यहाँ पर इसके बीच में रखेंगे, इसके बीच में रखने के बाद वस्तु प्रतिबिंब क्या होने लगता है? 12 बनने लगता है। वस्तु का प्रतिबिंब 12 बनने लगता है। ठीक, अब बात किया जा रहा है कि जैसे फोकस पे रखेंगे वस्तु को तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनने लगेगा? अनंत पे बनने लगेगा। लेकिन जैसे ही फोकस और ध्रुव, इसको बोलते हैं ध्रुव, तो फोकस और ध्रुव के बीच में रखेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब आभासी बनता है। और ये आभासी प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? सीधा बनता है। और ये दर्पण के हमेशा पीछे बनता है। आभासी प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे बनेगा और वस्तु से 12 बनता है। अब ये चीज़ को याद रखना है, आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है और ये 12 वस्तु से 12 बनता है। और ये एक ही कंडीशन में होता है। कौन सा दर्पण में होता है? अवतल दर्पण में होता है। इसलिए उत्तल दर्पण में सिर्फ एक ही टाइप का प्रतिबिंब बनता है, आभासी बनता है और छोटा बनता है। उत्तल दर्पण में हमेशा वस्तु का प्रतिबिंब आभासी बनता है, छोटा बनता है। लेकिन इसमें वास्तविक बनता है, हर एक जगह वास्तविक बनता है। एक ही कंडीशन में प्रतिबिंब आभासी बनता है। अवतल में कहाँ पे? जब फोकस और ध्रुव के बीच में वस्तु को रखा जाता है तो वस्तु का प्रतिबिंब 12 बनेगा लेकिन आभासी बनेगा। इस बात को ध्यान में रखना है। एक ही एक कंडीशन होता है। और ये कौन सा दर्पण में देखने को मिलता है? तो अवतल दर्पण में मिलता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? कनकेव मिरर के नाम से जानते हैं। चलिए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत छोटा सा क्वेश्चन एक दिया हुआ है कि दो लेंस है, दोनों को क्या किया जा रहा है? तुल्य किया जा रहा है, मतलब चिपका के संपर्क में रखा जा रहा है। एक का क्षमता P1 है, एक का क्षमता P2 है। तो बताया जाता है जितना भी लेंस हो, जितना भी अगर लेंस है, अगर लेंस को सबको क्या किया जाता है? अगर सटा के रखा जाता है, स्पर्श करके रखा जाता है, क्षमता अगर P1 P2 P3 और P4 और P5 है, तो अगर तुल्य प्रतिरोध का क्षमता निकालना रहता है, इक्विवेलेंट निकालना रहता है, तो सबका क्या हो जाता है? योगफल हो जाता है। सबका क्या हो जाता है? योगफल हो जाता है। बस यही बात ध्यान में रखना है। जितना भी लेंस रहेगा संपर्क में रहेगा, लेकिन इस बात को ध्यान में रखना है किसका क्षमता निगेटिव होता है, किसका पॉजिटिव होता है, क्वेश्चन में दिया रहेगा। किसका क्षमता निगेटिव होता है, किसका पॉजिटिव होता है, वो क्वेश्चन में दिया रहता है। तो उस पर हम लोग चर्चा बाद में कर लेंगे। अभी फिलहाल रखें कि याद रखें कि दोनों का क्षमता क्या किया जाता है? दोनों का जो पावर होता है वो जोड़ दिया जाता है जब स्पर्श करके रखा जाता है तब। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला जो क्वेश्चन है ना, ऐसा करते हैं, अगर अगला क्वेश्चन को लेते हैं तो बहुत लंबा सा क्वेश्चन चला जाएगा, थोड़ा उसमें समझाना भी है कि अच्छे से याद रहे, इसलिए उस क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करना चाहते हैं, तो इसी क्वेश्चन के साथ हम लोग इस सेशन को एंड करते हैं।